बिहार बोर्ड क्लास 8 साइंस विषय के दूसरे अध्याय में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले के जो अध्याय हैं, जो पहला अध्याय है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको क्लास 8 साइंस बिहार बोर्ड लिखा हुआ एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां से जाकर आप इससे पहले के अध्याय को देख सकते हैं, जिसमें तथ्यों के साथ साथ अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का हल भी बताया गया है। और आज जो हमारा अध्याय है बच्चों, वो है तड़ित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप, यानी कि लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक, टू टेरिबल फॉर्म्स ऑफ नेचर। बच्चों, इससे पहले की कक्षाओं में हमने पवन, चक्रवात, तूफान, बाढ़ यानी कि साइक्लोन, स्टॉर्म, फ्लड, इन सब के बारे में पढ़ा है और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनसे हम कैसे बच सकते हैं, इन सारे उपायों को हमने सीखा है। आज जो हमारा अध्याय है बच्चों, वो बेसिकली जो ज़्यादातर डिपेंड रहेगा वो है तड़ित और भूकंप कितनी विनाशकारी प्राकृतिक परिघटना है, इसके बारे में हम जानेंगे, यानी कि लाइटनिंग और अर्थक्वेक के बारे में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि किन प्रकार के उपायों को अपनाकर हम इस तरह के जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो नेचुरल क्लाइमिटीज़ है, इससे किस प्रकार हम अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों तड़ित यानी कि लाइटनिंग के बारे में, जो आकाशीय बिजली कहलाता है। बच्चों, आपने बिजली के पोल यानी कि खंभे में लगे बिजली के तारों के बीच हिलने डुलने के कारण चमक एवं कड़कड़ाहट उत्पन्न होते हुए देखा होगा। और कभी कभी आपके घर में भी आपने देखे होंगे कि ढीले प्लगों को खोलते और लगाते समय स्पार्क के कारण चिंगारी उठती है ना। इसी प्रकार आपने अक्सर अंधेरे में ऊनी और पॉलिस्टर कपड़े उतारते समय चिटचिट की आवाज़ सुनी होगी। यह छोटी छोटी चिंगारी देखी होगी। क्या आपने अपने हाथों पर प्लास्टिक का स्केल रगड़कर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में उसे सटाकर देखा है? आप अपने पेन को या स्केल को अपने बालों में पहले रगड़ लीजिए और इससे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों की ओर लेकर जाइए, देखिएगा वो चुंबक की तरह जो है इसमें आकर्षित होने लगता है। प्रश्न उठता है कि आखिर ये कागज़ के टुकड़े क्यों सटे, या कपड़े उतारते समय चिंगारी क्यों निकली? आकाश में विशाल स्तर की चिंगारियां क्यों दिखती हैं? तड़ित भी एक विशाल स्तर की चिंगारी है। जो बिजली कड़कती है वो भी एक प्रकार की क्या है? चिंगारी है, जो बादलों के टकराने से उत्पन्न होता है। स्टूडेंट्स, प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों के कारण को नहीं जानते थे और इसे प्रकृति का प्रकोप समझकर अंधविश्वास में भयभीत रहा करते थे। आगे जो पॉइंट है बच्चों, वो है कि रगड़ से आवेश उत्पन्न होता है, यानी कि जब किसी चीज़ को हम रब करते हैं, रबिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो वस्तु जो है वो चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है। आप अपने एक मित्र अथवा भाई को जाड़े की शुष्क रात में स्वेटर पहनाकर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाइए। उसे चप्पल भी पहने रहने को कहिए। अब सूखी गमछी अथवा तौलिए से कुर्सी की पीठ को धीरे धीरे पीटिए या रगड़िए। थोड़ी देर ऐसा करने के बाद टेस्टर उसके शरीर में सटाइए। टेस्टर का बल्ब जल उठेगा। यदि कमरा अंधेरा हो तो यह प्रयोग और भी रोचक हो जाएगा। यदि आप उसके शरीर के पास उंगली ले जाएंगे तो नीली आभायुक्त चिंगारी दिखेगी और चिट चिट की आवाज़ भी होगी। आप हल्का झटका भी महसूस करेंगे। ऐसा विद्युत आवेश का आपकी शरीर की ओर प्रवाह के कारण होता है। तो बच्चों, आपको सावधानी ये रखनी है कि कुर्सी के पीठ को अधिक देर तक मत रगड़िएगा, मत पीटिएगा। इससे अत्यधिक आवेशन का भय रहता है। नंगे पैर रहने से आपको इससे जो है तेज झटका भी लग सकता है। और बच्चों, यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है जिसमें हम देख रहे हैं कि दो गुब्बारे को एक तरह से कुछ दूरी पे जो है बांधकर लटका दिया गया है। फिर इसमें जो है किसी पॉलीथीन अथवा ऊनी कपड़े से इन दोनों को रगड़ा गया है। रगड़ने के बाद इन दोनों के बीच में जो है आकर्षण नहीं हो रहा है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, विकर्षण हो रहा है। यही क्रियाकलाप हमें दो खाली रिफिल के साथ भी दोहराना है। और एक रिफिल को जो है प्लास्टिक से रगड़कर कांच के गिलास में रखना है। फिर दूसरे को प्लास्टिक से रगड़कर उसके पास रखने से उनके बीच में जो है विकर्षण होता है, आकर्षण नहीं होता है। लेकिन जब हम रिफिल के पास में बैलून को लाते हैं तो इनके बीच में आकर्षण होता है। तो इस प्रयोग से हमें यह
प्रूफ होता है कि समान पदार्थ से रगड़े गए गुब्बारे ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। समान पदार्थ से रगड़े जाने के कारण समान आवेश पाकर एक रिफिल ने दूसरे को प्रतिकर्षित किया, परंतु एक गुब्बारे और रिफिल ने असमान आवेश होने के कारण एक दूसरे को आकर्षित किया। तो मेन जो पॉइंट है कि जब असमान आवेश होता है तो वस्तुओं में क्या होता है, आकर्षण होता है, और समान आवेश होने पर जो है वस्तुओं में विकर्षण होता है। जिस प्रकार एक गुब्बारे और रिफिल ने असमान आवेश होने के कारण एक दूसरे को क्या किया, आकर्षित किया। आगे एक पॉइंट है बच्चों के आवेश का स्थानांतरण। आवेश क्या होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित भी हो सकता है, जिसको हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज। यहाँ पे एक और क्रियाकलाप के माध्यम से बताया गया है। मान लिया जाए कि यहाँ पे आपको क्या करना है, एक गत्ते में एक लोहे का पेपर कील को इस तरह से आपको उल्टा करके एक को हुक बना करके इस तरह से लगा देना है, और इसमें एक एल्युमिनियम की कोई पत्ती लगा देना है। उसके बाद आपको एक रिफिल को क्या करना है, रगड़ के अपने शरीर में कहीं पर रगड़ने के बाद उसको आवेशित करने के बाद आपको यहाँ पे जो है आसपास में इसको टच करना है। इससे क्या होगा, ये इसमें आकर्षण होगा और ये आकर्षण यहाँ तक पहुँचेगा, आवेश इसका जो है यहाँ तक पहुँचेगा, और जिससे जो है ये एल्यूमिनियम की जो पत्ती होती है ये भी देखिएगा इसमें कुछ अचानक से चेंजेस होने लगे, हिलने डुलने लगेगा ये। इससे ये प्रूफ होता है कि जो आवेश है उसका स्थानांतरण होता है। सो स्टूडेंट्स, कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं इसकी जांच करने के लिए बनाई गई एक युक्ति होती है जिसे हम विद्युत दर्शी कहते हैं। विद्युत दर्शी एक युक्ति है जिससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु जो है वो आवेशित है या नहीं। विद्युत दर्शी को हम इलेक्ट्रोस्कोप भी कहते हैं। सुचालक वस्तुओं से होकर आवेश का स्थानांतरण होता है, जो कंडक्टर होते हैं उससे होकर जो है ये आवेश ट्रांसफर हो सकता है। और आगे है बच्चों की किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कन कहते हैं। विद्युत परिपथ में किसी गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होने वाले आघात से बचने के लिए हम घरों में भू संपर्कन की व्यवस्था करते हैं। और आगे है तड़ित, यानी कि जो बिजली होता है, आकाशीय बिजली, उसको जानना है। यहाँ पे देखिए बच्चों, इस तरह से दिया गया है बिजली गिरने का कारण। यहाँ पे देखिए जो बादलों का जो दो बड़े बड़े बादल हैं आपस में यहाँ पे टकरा रहे हैं, इससे धनावेश और ये ऋणावेश दोनों जब आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है। आगे जानते हैं, देखिए क्या पॉइंट है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि तूफान के समय हवाएं तेज गति से ऊपर की ओर जाती हैं तथा वर्षा की बूंदें नीचे की ओर आती हैं। संघनित जलवाष्प बादल के रूप में रहता है। हवा से रगड़ के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। बादल के निचले हिस्से में अत्यधिक मात्रा में आवेश जमा हो जाता है। धरती की ऊपर हवा भी आवेशित होती है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो धनावेश और ऋणावेश के बीच विद्युत प्रवाह के कारण चमकीली धारियां दिखती हैं और तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसे हम तड़ित कहते हैं, यानी कि बिजली का चमकना। आवेशों से मिलने तथा पृथ्वी तक पहुंच जाने की इस क्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। और ये आवेश जो वहाँ आकाश में उत्पन्न होता है, कई बार ये पृथ्वी तक पहुंच जाता है, और जिसको हम कहते हैं बिजली गिरना। इसी को हम बिजली गिरना या विद्युत विसर्जन भी कहते हैं। और आगे यहाँ पे कुछ सुरक्षा के उपाय दिए गए हैं कि हम तड़ित से जो है वो सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तड़ित झंझा यानी कि थंडर स्टॉर्म अथवा तूफान के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता। किसी घर अथवा छत के अंदर की जगह ही सुरक्षित स्थान है। यदि किसी बस, कार आदि में यात्रा कर रहे हों तो उसकी खिड़कियां, दरवाजे आदि बंद कर उसके अंदर रहना ही सुरक्षित है। खुले मैदान में नहीं रहिए। मकान की खुली छत, खेत अथवा बड़े वृक्षों के नीचे ना ही। यदि आप बागीचे अथवा जंगल में हैं तो छोटे वृक्षों के नीचे शरण लीजिए। यदि खेतों में हैं और वहाँ कुछ वृक्ष हैं
तो वृक्षों के नीचे रहने से बेहतर खुले मैदान में लेट जाना अथवा सिकुड़ कर उकड़ू बैठना अच्छा है। आगे कुछ और पॉइंट हैं। बिजली अथवा टेलीफोन के तारों या खंभों से दूरी बनाए रखना चाहिए। आप जानते हैं कि तड़ित एक विद्युत विसर्जन है। किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरणों के प्रयोग से बचना चाहिए। अधिक सुरक्षा हेतु टीवी, कंप्यूटर आदि के प्लगों को निकाल देना बेहतर होगा। झंझा के समय नदी, तालाब आदि में स्नान करना खतरनाक हो सकता है। वातावरण शांत होने पर ही सुरक्षित स्थान से बाहर आना चाहिए। और आगे है स्टूडेंट्स, तड़ित चालक यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर ऊंची इमारतों, चिमनियों, भवनों एवं अन्य बड़ी संरचनाओं को तड़ित के प्रभाव से बचाने की सरल एवं कारगर युक्ति तड़ित चालक है। आपने आवेशों के भू संक्रमण के बारे में जान लिया है। यही जो अवधारणा है वो इस युक्ति के निर्माण में सहायक हुई। भवन के सबसे ऊपरी हिस्से से कुछ ऊपर तांबे के मोटे तार की 3 नुकीली संरचना लगाई जाती है। उस नुकीली संरचना से तांबे का पत्थर जोड़कर उसे जमीन के नीचे 3-4 फीट ले जाकर तांबे के प्लेट से जोड़कर मिट्टी से ढक दिया जाता है। इससे क्या होता है बच्चों की भवन, इमारतें आदि तड़ित सुरक्षित हो जाती है, क्योंकि इस तांबे की पत्थर से होकर आवेश पृथ्वी में चला जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि तड़ित झंझा के समय इस तार को नहीं छूना चाहिए? घर में लगे पानी के पाइप को छूना भी आपको हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि इससे करंट आ सकता है। एंड स्टूडेंट्स, आगे हम बात करेंगे भूकंप यानी कि अर्थक्वेक के बारे में कि भूकंप क्या होता है, भूकंप होने से क्या होता है और इसके प्रभावों को हम कम से कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ बच्चों भूकंप से होने वाले जो विनाश होते हैं, जो नुकसान होते हैं, उसका एक चित्र यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भूकंप होने के कारण बहुत सारे जो घर है, बिल्डिंग्स हैं वो गिर चुके हैं और कई गाड़ियाँ जो है इसमें दब चुकी हैं। बहुत सारे लोग इसमें दबे हुए हैं, जान माल की काफ़ी क्षति हुई है, कुछ लोग घायल हो गए हैं, किसी की मृत्यु हो गई है। तो इस प्रकार बच्चों भूकंप होता क्या है, कैसे आता है, तो इसकी जानकारी हमें यहाँ पे मिल रही है कि भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप अक्सर आते रहते हैं पर हम हमेशा इसे महसूस नहीं कर पाते। कभी कभी जीवन तथा संपत्ति की क्षति पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो भूकंप के कारण और क्या क्या है देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। भूकंप के संबंध में प्राचीन काल में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, अतः इसके कारण समझने हेतु पृथ्वी की संरचना जानना जरूरी है। तो बच्चों यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से बताया गया है पृथ्वी की संरचना। यहाँ पे देखिए आप, ये जो ऊपरी वाला ये जो हिस्सा दिखाया जा रहा है ये क्रेस्ट कहलाता है, ये भूपर्पटी कहलाता है और ये बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा होता है। तो पृथ्वी की जो संरचना है वो इस प्रकार है कि इसमें अनेक परतें होती हैं। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी की परत टुकड़ों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें निरंतर धीरे धीरे गतिमान रहती हैं। गति के कारण ये कभी कभी एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा एक दूसरे से टक्कर के कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पे टकराती हुई प्लेटों को दिखाया गया। जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो जो है विक्षोभ उत्पन्न होता है और जिससे जो है धरती हिल जाती है। पृथ्वी के भूपर्पटी पर कंपन ज्वालामुखी के फटने, उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी के प्लेटों की गतियों के कारण ही आते हैं। जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र में होती हैं वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। रेडियो या टीवी से घर या मकान खरीदते या बनाते समय भूकंप जोन की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।
कि कहाँ पे ज़्यादा कौन कौन से ऐसे जोन हैं जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आते हैं, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। और आगे बच्चों, जब कभी भी आपने भूकंप के बारे में न्यूज़ सुना होगा तो आपने ये भी सुना होगा कि रिएक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता इतना इतना थी, 5.5 थी या फिर 6.5 थी, इस तरह से। तो जो भूकंप को मापने का जो पैमाना है उसे हम रिक्टर पैमाना कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चित्र के माध्यम से आपको रिक्टर पैमाना दिखाया गया है। प्रारंभ में भूकंप मापने की विधि मालूम नहीं थी। विज्ञान एवं तकनीकी विकास के क्रम में रॉबर्ट मैलेट, जॉन मिल्व-थ्विंग और ग्रे के सहयोग से सतह भूकंप मापी विकसित किया गया। भारत में मिल्स भूकंप मापियों का उपयोग प्रारंभ हुआ। 1905 में शिमला, मुंबई और कोलकाता की वेधशालाओं में थ्विंग भूकंप मापी लगाए गए। इसके बाद अन्य भूकंप मापियों का प्रयोग भी प्रारंभ हुआ। और आगे है बच्चों कि भूकंप से हम बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि किसी मजबूत चौकी, जब भी भूकंप आ जाए तो आपको किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे झटकों के रुकने तक छिपे रहना चाहिए। संभव हो तो अपने सर के ऊपर तकिया आदि जैसी चीज़ें रख लीजिए तथा घर के कोने में खड़े हो जाइए। भारी वस्तुओं से दूर हट कर रहने का प्रयास कीजिए ताकि वे वस्तुएं आपके ऊपर न गिरें। और यदि आप घर से बाहर हों तो भवनों, बिजली के तारों और वृक्षों से दूर खुले स्थान में लेट जाइए। और बच्चों, इस अध्याय में दिए गए तथ्यों को जानने के बाद हम इस अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर भी जानते हैं। पहला प्रश्न जो है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें से क है सजातीय आवेश एक दूसरे को खाली स्थान करते हैं, तो यहाँ पे आपको भरना है विकर्षित करते हैं। ख नंबर है विजातीय आवेश एक दूसरे को खाली स्थान करते हैं, तो जो विजातीय आवेश होते हैं, अलग अलग आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ग नंबर है तड़ित चालक तड़ित से भवन की खाली स्थान करते हैं, तो ये भवन की सुरक्षा करते हैं। यहाँ पे आपको भरना है तड़ित चालक तड़ित से भवन की सुरक्षा करते हैं। घ में है भूकंप की तीव्रता का मापन खाली स्थान स्केल से किया जाता है, तो ये रिक्टर होता है, रिक्टर स्केल से किया जाता है। और आगे यहाँ पे जो अध्याय में प्रश्न दिए गए हैं वो ये है, देखिए, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिटचिट की आवाज होती है, क्यों? इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, सर्दियों में ऊनी स्वेटर हमारे शरीर से रगड़ाने पर आवेशित हो जाते हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, सर्दियों में ऊनी स्वेटर हमारे शरीर से रगड़ाने पर आवेशित हो जाते हैं। जब उन कपड़ों को हम अपने शरीर से उतारते हैं तो आवेशों के आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण चिटचिट की आवाज आती है। अगला प्रश्न है, जब हम विद्युत दर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है, अतः जब हम विद्युत दर्शी को छूते हैं तो इसका आवेश हमारे शरीर से पृथ्वी में चला जाता है, जिस कारण विद्युत दर्शी अपना आवेश खो देती है। अगला प्रश्न है, भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसके मापन विधि को लिखिए। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको इतना दूर में जो भूकंप मापी का चित्र आपके पुस्तक में दिया गया है उसको बना ले। इस प्रकार से जो पुस्तक में दिया गया है ये आपका पेज नंबर है 26 में, ये आपको बना लेना है राइट हैंड साइड में भूकंप मापी का चित्र। और उसके बाद उसके जो तथ्य हैं इस प्रकार लिखना है आपको। इसका उत्तर, रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है जो भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापता है। इस स्केल में 1 से 9 तक मापक बिंदु होते हैं तथा इसकी खोज चार्ल्स रिक्टर ने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला जो अंतिम प्रश्न है वो है, तड़ित तथा भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों का वर्णन कीजिए। तो
तड़ित से सुरक्षा के जो उपाय हैं ये आपके पुस्तक में पेज नंबर 21 में दिया गया है। यहाँ से आप यहाँ पे 7-8 पॉइंट दिए गए हैं, जिनमें से आप 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं कि तड़ित से सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। और ये लिखने के बाद आपको फिर लिखना है भूकंप से सुरक्षा, और भूकंप से बचाव के जो उपाय हैं वो आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 26 में, जहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं। उनमें से आप 3 एटलीस्ट लिख लेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, ये चैप्टर हो जाता है यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।